रिट बोलते हैं, WRIT, और इसको हिंदी में भी रिट ही बोलते हैं। हालांकि इसकी हिंदी कुछ डिफिकल्ट सी हो सकती है। इसे रिट किस तरीके से लिखते हैं ना, मैं थोड़ा सा बारीक कर लूँ। और हम थोड़ा सा ना समझने में फोकस करेंगे। रट तो आप ऐसे कहीं भी लोगे, रीडिंग समझने का जरा काम। तो देखो ये रिट है। रिट, पहली बात तो रिट के टाइप क्या है और रिट लाई क्यों जाती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि रिट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दिलाने के लिए ही लाया जा सकता है। रिट पास किसके लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ FR के लिए। FR मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए। दूसरी चीज, कौन इश्यू कर सकता है। बेसिकली बात तो ये थी कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए रिट इश्यू करने का जो, या फिर रिट का जो पावर था, वो सुप्रीम कोर्ट के पास था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार बहुत सारी रिट आ जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो कुछ तरह की रिट हाई कोर्ट को भी बोल दिया कि तुम भी कोई रिट अगर आ रहा है तो आप भी डील कर सकते हो। यानी दो ग्रुप हो गए। तो दोनों के बारे में कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मुंह से बात करने में चलेगी नहीं। तो इनको अलग अलग आर्टिकल्स में ये नोटिफाई कर दिया गया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी फंडामेंटल राइट के लिए रिट दे सकता है ऑर्डर में, और हाई कोर्ट भी दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है उसके लिए जो आर्टिकल है वो है 32, आर्टिकल नंबर 32। और अब आप देखो 32 का मतलब ये होता है कि ये किसका पार्ट हो गया। ये रिट इशू करना भी अपने आप में क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक होते हैं। थोड़ा याद आ रहा है कितने से कितना आर्टिकल था फंडामेंटल राइट का अपना। हाँ जी, फंडामेंटल राइट। यस सर, 12 से 35। वेरी गुड। फंडामेंटल राइट जो थे वो 12 नंबर से लेके 35 के बीच में है। और जब हम बोलते हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, मतलब हर कीमत पर इंडियन सिटीजन को ये राइट मिलेंगे ही मिलेंगे। और इन 35 ही रेंज के अंदर ही ये बोल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है। और वो आर्टिकल लिख दिया 32 में, यानी आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देगा, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई नहीं सुन रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आप रिट इश्यू करा सकते हो। ये अपने आप में आपका एक फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, अगर कोई नहीं सुन रहा है सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। अगर आपका इशू जेन्युइन है तो फंडामेंटल राइट बनता है आपका कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है, छोटे मोटे इश्यूज के लिए हाई कोर्ट को ही पावर दी गई। और हाई कोर्ट को जो रिट इशू करने की पावर मिलती है वो मिलती है 226 से, 226, 226। और सुप्रीम कोर्ट को 32। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट से रिट इशू करने की जो अधिकार है, क्या वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो आंसर है नो, नहीं। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो 35 तक ही होता है। हाई कोर्ट के थ्रू जो हमें मिलता है पावर, वो आर्टिकल लिखा हुआ है 226 में, तो ये फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है। क्या फर्क पड़ता है इससे, ये फर्क पड़ता है कि हो सकता है हाई कोर्ट कुछ चीजों को लेकर रिट इशू ना करे, क्योंकि हाई कोर्ट के थ्रू रिट ले लगाने का या रिट का अधिकार तो फंडामेंटल राइट है ही नहीं, तो वो तो सबको मिलने से रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आपको फंडामेंटल राइट है ये आपके लिए रिट इशू की जाएगी। तो दोनों नंबर ध्यान रखने हैं। रिट इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 32, हाई कोर्ट 226। देखिए अब आगे, रिट के टाइप कौन सी कौन से हो सकते हैं। अगर आपने एक मूवी देखी होगी दृश्यम, नहीं तो आपने वैसे नाम भी सुना होगा, मैं कई बार इसका जिक्र भी करता हूँ। वो मूवी अगर आपने देखी है फर्स्ट पार्ट, तो वहां पे भी इस चीज के बारे में बताया गया है। एक रिट होती है हैबियस कॉर्पस। तो देखिए, द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। देखो थोड़ा यहाँ पे ध्यान भी देना है, अब बारीकियों पे ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट है सिंगुलर, यानी एक ही होता है पूरे कंट्री में। लेकिन जब हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट्स लिखा हुआ है। हाई कोर्ट्स यानी अलग अलग स्टेटों के हर हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो आर्टिकल 226 की अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग रिट इशू कर सकता है। अगली बात आती है कि रिट कितने टाइप की हो सकती है। तो रिट होती है 5 टाइप की। हैव द अथॉरिटी टू इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स।
कौन कौन सी है? पहली है हैबियस कॉर्पस। स्पेलिंग लिख के देखना 2-3 बार, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं। हिंदी मीडियम वाले प्रॉपर हिंदी में लिखना सीखना इसको। हैबियस कॉर्पस। दूसरा है मैंडमस, देन प्रोहिबिशन, उसके बाद है सर्टियोरारी, देन लास्ट है को वारंटो। 2-3 बार इसको पढ़ेंगे। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, दूसरा हो गया मैंडमस, तीसरा हो गया प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, को वारंटो। ये नाम आपको बार बार पढ़कर याद कर लेने हैं। ठीक है, इनको आप 2-3 बार लिख कर भी देखना, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम वालों की, और हिंदी मीडियम वालों का तो हिंदी में लिखने वाला भी तरीका सही होना चाहिए। अब देखिए, एडिशनली पार्लियामेंट कैन अंडर आर्टिकल 32 grant the power to issue these writs to other courts, though no such provision has been made so far। इसका मतलब ये था कि आर्टिकल 32 में ये भी लिखा था कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी दूसरे कोर्ट्स को रिट इश्यू करने की पावर दे सकती है, लेकिन ये दी नहीं गई है अभी तक। Therefore, only the Supreme Court and High Courts have the authority to issue writs। इसीलिए अभी भी या फिर अभी तक हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही ये पावर है, यानी हाई कोर्ट्स को ही ये पावर है कि वो रिट इश्यू कर सकते हैं। Before 1950, only the high courts of Calcutta, Bombay and Madras had this power, but Article 226 now empowers all high court to issue writs। अब ये थोड़ी सी लाइन ध्यान रख लेना कि 1950 से पहले, 1950 वाली बाउंड्री क्यों है? क्योंकि आपको थोड़ा याद होगा, 26 जनवरी 1950 के बाद ही हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया था। उससे पहले हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा था। तो उससे पहले जो पावर थी वो थी कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास वाले हाई कोर्ट्स को, क्योंकि इनकी पावर उस टाइम एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट लेवल की थी, तो सिर्फ तब यही इशू कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जब हमारा सुप्रीम कोर्ट अलग हो गया, हाई कोर्ट अलग हो गया और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये पावर मिल गई सभी हाई कोर्ट्स को। These rates are derived from English law। कई बार पूछ लेते हैं कि रेट इश्यू करने की पावर कहाँ से ली गई है? इंग्लिश लॉ से ली गई है, मतलब ब्रिटिश के एक तरीके से बोल सकते हो आप। Where they were known as prerogative rates because they were issued by the king। इनको हम लोग प्रीरोगेटिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रीरोगेटिव इन रेट्स को? क्योंकि ये जो ऑर्डर्स होते थे वो ब्रिटेन में किंग इशू किया करता था, who was considered the fountain of justice। और इसे हम लोग क्या मानते हैं? फाउंटेन ऑफ जस्टिस मानते हैं, यानी जो न्याय दिलाने का कार्य कर रहा होता है। Over time, these writs were adopted by the high courts in England as extraordinary remedies to protect the rights and liberties of the people। तो स्टार्टिंग में तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ किंग के पास थी पावर, लेकिन बाद में ये लगा कि यार नहीं, लोगों को, सभी लोगों को ये बेनिफिट मिलना चाहिए और ये पावर कोर्ट्स के पास होनी चाहिए, यानी हाई कोर्ट्स के पास होनी चाहिए। और तब ये पावर इंग्लैंड के हाई कोर्ट्स के को भी ये दे दी गई है। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। कब से रिट इश्यू होना स्टार्ट हुई हाई कोर्ट के थ्रू? 1950 के बाद से। 1950 से पहले कौन कौन इश्यू कर रहा था? तो 3 हाई कोर्ट। कौन कौन से? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कहाँ से हमने इसको कॉपी किया है? इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ नहीं, ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। वहां पे कौन इशू करता था? किंग इशू करता था। बाद में कौन इशू करने लग गया? हाई कोर्ट्स। आगे देखिए, द रिट jurisdiction of the Supreme Court differ from that of high courts in 3 ways। अब हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यार सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर रहा है रिट, हाई कोर्ट भी इशू कर रहा है, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में?
तो ये डिफरेंस यहाँ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिट इश्यू करने की पावर और हाई कोर्ट के रिट इश्यू करने की पावर में क्या डिफरेंस है, उनको हम 3 पॉइंट से समझते हैं। पहला है स्कोप ऑफ ज्यूरिडिक्शन, यानी अधिकार क्षेत्र, किस लेवल तक उसकी बाउंड्री या फिर किन सीमाओं तक वो रिट इश्यू कर सकता है। The Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental right। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग है, 32 नंबर आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है वो, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेकर ही रिट इश्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, while high courts can issue writs for the enforcement of both fundamental rights and any other legal rights। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट की बात आएगी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इश्यू करने की पावर सिर्फ किस चीज के लिए है, फंडामेंटल राइट के लिए है। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए भी इश्यू कर सकता है और लीगल राइट के लिए भी रिट इश्यू कर सकता है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा डायमेंशंस है या फिर ये ब्रॉड एरिया है रिट इश्यू करने का एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखिएगा आप। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट्स रिट जुरिडिक्शन इज नैरोअर देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट इन दिस रेस्पेक्ट। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है वो नैरो है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। जैसे कि नाम से तुमको लगता है कि यार सुप्रीम कोर्ट का पावर ज्यादा होगी, ज्यादा बाउंड्री, ज्यादा ब्रॉड होगा उसके पास, लेकिन हकीकत में सुप्रीम कोर्ट के पास नैरो डायमेंशन है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। कैसे हो गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रिट इश्यू करने की पावर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों के लिए ही रिट इश्यू कर सकता है। लीगल यानी नॉर्मल आपका जो अधिकार होता है, कानूनी अधिकार, उसे बोलते हैं लीगल राइट। दूसरी बात करते हैं टेरिटोरियल जुडिक्शन। टेरिटोरियल जुडिक्शन मतलब होता है कि किन के अगेंस्ट, किन ग्रुप्स के, किन लोगों के, स्टेट के, किसके अगेंस्ट, टेरिटरीज क्या है उसकी, है ना, सीमाएं, एक तरीके से भूभाग के बेसिस पर बोलेंगे तो उसे बोलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रेट्स अगेंस्ट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब रिट इश्यू की जाएगी तो वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट भी हो सकती है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो सकती है थ्रू आउट इंडिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का होता है तो पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी भी व्यक्ति और किसी भी सरकार के अगेंस्ट ये रिट इश्यू कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट, while a high court can issue writs only within its territorial jurisdiction or against a person or government located within its jurisdiction or outside, but only if the cause of action arise within that jurisdiction। This makes the Supreme Court territorial jurisdiction broader। अब यहाँ पे समझ लो क्या अंतर आ गया कि सुप्रीम कोर्ट तो पूरी कंट्री में एक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट तो किसी व्यक्ति या किसी भी कानूनी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑफिस है, गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट रिट इश्यू कर सकता है क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट तो हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो एक स्टेट का हाई कोर्ट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट तो थोड़ी ना कर सकता है केस फाइल या कोई। तो इसीलिए एक हाई कोर्ट का जो रिट इश्यू करने की पावर होती है वो अपनी स्टेट में होगी, बस अपनी स्टेट के अंदर तक, जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरे कंट्री के लिए वो एनफोर्स कर सकता है। तो टेरिटोरियल बेसिस पर जो पावर ज्यादा है या फिर जिसके पास ब्रॉड स्कोप है, ब्रॉड एरिया है, वो है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे हाई कोर्ट पीछे रह जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के अंदर या फिर जब कोई इंसिडेंट हुआ हो तो वो उसकी स्टेट में हुआ हो, भले ही वो चीज बाद में दूसरी स्टेट से बिलोंग करती हो, तो वो इश्यू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ यहाँ पे पावर थोड़ी ज्यादा है। अगली चीज देखते हैं, डिस्क्रिशनरी नेचर ऑफ जुडिक्शन। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि और क्या अंतर आते हैं इनके अंदर, या फिर और किस तरीके से इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कौन सा ग्रुप है जो
इशू करेगा ही करेगा रिट और कौन नहीं करेगा। रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज कंसिडर्ड अ फंडामेंटल राइट। तो जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिट इशू करने की पावर आपका फंडामेंटल राइट है, मीनिंग द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिडिक्शन। यानी सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है रिट इशू करने से, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत, हाई कोर्ट High Court's jurisdiction under Article 226 is discretionary and it may refuse to issue a writ even for the enforcement of fundamental rights। तो इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है हाई कोर्ट के रिट इशू करने में। हाई कोर्ट रिट इशू करने से मना कर सकता है, चाहे वो रिट आपके फंडामेंटल राइट के लिए ही क्यों ना हो। तो इससे ये समझ में आता है कि हाई कोर्ट जरूरी नहीं है कि रिट इशू करे ही या नहीं करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पक्का रिट इशू करेगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए जाते हो तो। क्योंकि यहाँ पे पहले हमने पढ़ लिया था ऊपर ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए करता है। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ऑब्वियसली रिट इशू करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। Thus, Article 32 mandate the Supreme Court to act as the protector and enforcer of fundamental right, while the High Court has more flexibility। अब इस लाइन में भी समझते हैं कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कोई पूछे कि आपके फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलना है, आपको बोलना है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही वो है जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लो ऑप्शन में आ गया और वहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा हुआ है तो हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट। देन वी विल एग्जामिन द मीनिंग ऑफ डिफरेंट रिट्स। तो हम ये रिट्स देखेंगे कौन कौन सी है। तो पहली है हैबियस कॉर्पस। पहली रिट का नाम हैबियस कॉर्पस, लिखकर देखेंगे HABEAS, हैबियस कॉर्पस। अब डायरेक्टली इसको पढ़ा आपने तो ऑब्वियसली मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होता है। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई इंग्लिश वर्ड नहीं है ये, ना ही हमारे हिंदी का है, ये एक लैटिन शब्द है। द टर्म हैबियस कॉर्पस इज लैटिन। लैटिन लैंग्वेज में पुराने जमाने में बहुत सारी बातें हमको मिलती है। पुराने जमाने में 2-3 तरह की लैंग्वेजेस थी, जैसे लैटिन हो गया, ग्रीक है ना, रोमन, या फिर उन सब चीजों से बाद में चीजें बनाई गई है। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम, जिसको हम लोग हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है यू शैल हैव द बॉडी। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कोई बिना कानूनी कार्यवाही के या फिर इलीगल तरीके से कोई अरेस्ट कर लेता है या फिर किडनैप कर लेता है या कुछ भी है, मतलब छुपा के रख लिया, उसको उसको रख लिया जिंदा या मुर्दा, तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर इशू करता है कि भाई इसकी बॉडी लेके आओ। बॉडी को लेके आने का मतलब ये हो गया कि जिंदा या मुर्दा लेके आओ, लेकिन इसको, है ना। तो उस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। थोड़ा समझेंगे अभी। It is an order issued by court to a person who has detained another, directing them to produce the detainee before the court। डिटेन करने का मतलब है अरेस्ट कर लिया या पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, बांध के रख लिया, उसे बोलते हैं डिटेन करना। इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में एक रिट लेके जाता है कि भाई ये इंसान मिल नहीं रहा है, इसको ढूंढ के पता लगाना है, तब वो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए ऑर्डर देगा कि हाँ इसको लेके आओ कहीं से भी। द कोर्ट देन रिव्यू द लीगलिटी एंड रीजन फॉर डिटेंशन। फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इसको जब अरेस्ट किया गया था वो सही है कि नहीं है, और किसने किडनैप कर लिया तो कितना इलीगल काम हुआ, वो अब डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। अपनी मर्जी से वो विभाग या वो ऑफिसर या फिर वो ग्रुप डिसाइड नहीं करेगा कि इसको हमें बांध के रखना है कि नहीं, अरेस्ट रखना है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी अनलॉफुल, और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार नहीं, ये तो बेईमानी से ऐसे ही बिना मतलब में अरेस्ट किया हुआ है, डिटेंशन क्या है? अनलॉफुल, यानी नियमों के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। द कोर्ट विल ऑर्डर द रिलीज द डिटेन
इंडिविजुअल, तो कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि भाई छोड़ दो इसको। मान लो किसी को ईडी ने, सीबीआई ने अरेस्ट कर रखा है 10 दिन से, बेमतलब परेशान कर रहे हैं, अब उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर दे देगा कि छोड़ो। दिस रिट सर्व्स एज a safeguard of individual liberty against arbitrary detention। और इस तरीके से जो हैबियस कॉर्पस है, किसी भी व्यक्ति को बिना नियम कायदे के पकड़ के रखने या फिर अरेस्ट करके रखने या फिर बांध कर रखने से बचाता है। मतलब कोई किसी को ऐसे किडनैप वगैरह करके नहीं कर सकता, तो पुलिस के जो होता है कि भैया ढूंढ के लेके आओ उस इंसान को। The writ of habeas corpus can be issued against both public authorities and private individuals। ये लाइन बड़ी ध्यान रखनी है कि कौन सी रिट किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अब किसी को भी पकड़ लिया तो ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट ने पकड़ा है, प्राइवेट पर्सन ने पकड़ा तो नहीं होगा लागू। तो पहली चीज ध्यान रखना है, हैबियस कॉर्पस पब्लिक पर्सन के मतलब सरकारी चीजों के ऊपर भी और प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर भी, दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। However, it cannot be issued in the following cases। लेकिन अब देखो कुछ चीजें हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद है कि भाई इन में ये अप्लाई नहीं होता है। वो कौन कौन चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। पहला, when the detention is lawful। अगर मान लो किसी को बिल्कुल नियम कायदे कानून के अनुसार अरेस्ट किया गया है, मान लो किसी ने क्राइम किया और उसको जेल में डाल दिया गया, तो अब उसमें थोड़ी ना फ्री करेंगे। अगर डिटेंशन जो है वो लॉफुल है, नियमों के अनुसार है, तो नहीं, तो डिटेन मतलब तो जेल में रहेगा बंदा। दूसरा, when the detention is part of proceeding for contempt of legislature or court। अगर किसी व्यक्ति को इस आधार पे अरेस्ट किया गया कि अगर तुमको फ्री छोड़ा गया तो तुम गड़बड़ करोगे, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट ही रखा जाएगा ना, उसको फ्री नहीं करेंगे। जिससे कंटेम्प्ट की उम्मीद लग रही। कंटेम्प्ट यानी कि कुछ गड़बड़ कर देगा बंदा है जाके, कुछ कानूनी कार्यवाही को बाधित कर सकता है, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो उसको डिटेन करके रखेंगे ना। अब मान लो कि वही मीटिंग होने वाली है, अब मालूम पड़ा कि कोई इंसान है भगदड़ करवाने वाला है या फिर वहां पे कुछ दंगे फसाद कर सकते हैं, तो उसको अरेस्ट कर लेंगे, है ना, उसको फ्री नहीं करेंगे। तो इस तरीके से when the detention is in order by contempt competent courts। अगर किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर किसी कोर्ट ने दिया है, तो ऑब्वियसली कोर्ट ने, मान लो कोई लोअर कोर्ट है, कोई सेशन कोर्ट है, उसने बोल दिया कि अरेस्ट कर लो इसको, तो उसको भी उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये। when the detention occurs outside the jurisdiction of the court। अब सपोज करो कि किसी कोर्ट के जुरिडिक्शन के आउटसाइड से उसको डिटेन किया गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति को श्रीलंका में अरेस्ट कर लिया गया, अब केस हो रहा है इंडिया में, तो अब उसको थोड़ा बोलेंगे कि श्रीलंका से पकड़ के लेके आओ, तो फिर अलग प्रोसीडिंग्स होंगी उसके लिए। उस केस में ये रिट इश्यू नहीं हो सकती। तो ये कुछ चीजें थी जिसमें रिट इश्यू नहीं हो पाएगी। अगला रिट देखिए, नेक्स्ट रिट है मैंडमस। अगेन शब्द सुनकर लग रहा है हम लोगों को कि अजीब सा नाम है, तो मैंडमस भी कहाँ का वर्ड है, लैटिन वर्ड है। द टर्म मैंडमस भी क्या है, लैटिन है। इसका मतलब क्या होता है, वी कमांड। वी कमांड यानी हमारे अधिकार में आता है, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना, वी कमांड। इट इज अ रिट issued by a court to a public official। ये स्टार कर लो इस चीज को कि मैंडमस जो है वो पब्लिक ऑफिशियल के लिए इशू किया जाता है। पब्लिक ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट व्यक्ति के लिए, यानी सरकारी नौकरी कर रहा है। डायरेक्टिंग देम टू परफॉर्म अ ड्यूटी दैट दे हैव ईदर फेल्ड और रिफ्यूज टू कैरी आउट। ये उस सरकारी व्यक्ति या पब्लिक ऑफिशियल के लिए होता है जो या तो अपना काम नहीं कर रहा है, या फिर उसने अपना काम करने से मना कर दिया है, या फिर अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी इश्यूड अगेंस्ट पब्लिक बॉडीज। ये पब्लिक बॉडीज यानी कार्यालय, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस है, LIC है, पोस्ट ऑफिस है, उसके लिए इशू हो सकता है। कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है। इंफीरियर कोर्ट्स, लोअर लेवल के कोर्ट भी, लोअर कोर्ट्स भी किस में आ गए, पब्लिक बॉडीज में आ गए। ट्रिब्यूनल्स, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, कोई ट्रिब्यूनल है, उसके लिए भी होता है। ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पज। और मतलब कुल मिला के इन सभी के अगेंस्ट ये मैंडेमस इश्यू कर सकते हैं और यहाँ पूछ सकते हैं कि बताइए आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मान लीजिए ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो उससे पूछेंगे कि भैया बताओ क्यों हरियाली नहीं बढ़ पा रही है, आप बताओ। तो उस केस में जो रिट इश्यू होती है उसे बोलते हैं मैंडेमस।
अगली चीज, रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इश्यूड। ये रिट किन किन लोगों पर इश्यू नहीं हो सकती है? अब देखिए, पहला, अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट मैंडेमस नहीं ला सकते। दूसरा, टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस विदाउट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के लिए भी नहीं हो सकता है। अगर होगा तो पूछना पड़ेगा। बिना अथॉरिटी के, विदाउट परमिशन के लिए आप किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, डिपार्टमेंट मतलब आर्मी का अपना डिपार्टमेंट है, उसका इंस्ट्रक्शन है, किसी भी छोटे मोटे ग्रुप का कोई ग्रुप है तो उसके अगेंस्ट भी ये इशू नहीं होगी। व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी रादर देन मैंडेटरी। अब देखो, चीज क्या थी कि कोई व्यक्ति अपना कार्य करने से फेल हो जाता है तो, लेकिन अगर वो ड्यूटी रैंडम हो, मैंडेटरी नहीं थी, मान लीजिए किसी को बुलाया है कि कोई इंसान चपरासी है, कहीं पे मान लीजिए कोई भी पियून का काम करता है, तो उसको बुलाया कि भैया तू गेट की भी देखभाल कर और कभी कभी 2 बाल्टी पानी भर दिया कर। तो यहाँ पे 2 बाल्टी पानी भरना का काम नहीं है, मैंडेटरी वर्क नहीं है, उसके अगेंस्ट आप मैंडेमस इश्यू नहीं कर सकते हो। मतलब अगर वो ये काम नहीं कर पा रहा है, उस काम को करने में सक्षम नहीं है, तो उसके अगेंस्ट मैंडेमस इश्यू नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी वर्क, यानी जो किसी पब्लिक ऑफिसर का, यानी गवर्नमेंट यानी सरकारी कर्मचारी का जो काम है, वो रियल वाला काम नहीं कर पा रहा है, यानी जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है वही काम नहीं वो कर पा रहा है, तब इश्यू होता है। नेक्स्ट, टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना के अगर कोई काम करवाया जा रहा है उसके ऊपर भी इशू नहीं होगा ये। अगेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर्स, ये तो ऑब्वियसली समझते हो आप लोग, भले ही गवर्नमेंट का नाम बोला गया हो कि गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अगेन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि किसी जज ने कोई डिसीजन दिया, आप उसे नाखुश हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये बंदा जजमेंट ढंग से दे नहीं रहा है, इसके ऊपर इशू करो, नहीं, तो उस व्यक्ति के लिए भी ये वाला मैंडेमस आप इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैंडेमस। अब थोड़ा देख लो। पहली बात, मैंडेमस लैटिन वर्ड है, मतलब क्या है? वी कमांड, है ना, हम आदेश देते हैं या फिर हम बताते हैं, बोलते हैं। कौन के ऊपर इशू होगा? पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर होगा। पब्लिक ऑफिशियल्स के अलावा क्या क्या, मतलब पब्लिक ऑफिशियल कौन थे? जो अपना काम करने से फेल हो गए, या फिर जिन्होंने अपना काम करने से मना कर दिया। और कौन कौन से ग्रुप के ऊपर इशू हो सकता है ये? तो पब्लिक बॉडीज के ऊपर, कॉर्पोरेशन के ऊपर, और इंफीरियर कोर्ट्स, छोटे मोटे कोर्ट्स जो होते हैं उनसे, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ट्रिब्यूनल के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, और गवर्नमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है इसी पर्पज के लिए। इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर नहीं होगा, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये जो किसी का मेन काम नहीं है, कोई रैंडम वर्क है, उसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होगा। प्रेसिडेंट, गवर्नर और हाई कोर्ट के जजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर ये कैपेबल, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होगा, है ना। चीफ जस्टिस लिखा हुआ है ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, तो चीफ जस्टिस के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट तो इश्यू कर ही रहा है, तो उसकी तो बात ही अलग हुई। अगली रेट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट कौन होता है? रोकना। प्रोहिबिट कहीं नहीं होता किसी को रोक देना। तो द टर्म प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड। फॉरबिड मतलब मना कर दिया, कोई व्यक्ति को कोई काम करने से रोक दिया गया, मना कर दिया गया। दिस writ is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent it from exceeding its jurisdiction or engaging in activities beyond its legal authority। क्या मतलब निकलता है इतनी लंबी कहानी का, कि ये रिट जो है वो किसी व्यक्ति को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करने से रोकती है। तो नाम ही प्रोहिबिट है कि भैया तुमने ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया, अपनी पहुंच के बाहर का ये वाला काम तुम नहीं कर सकते हो, तो उसी के कौन सी इशू होगी? प्रोहिबिट इशू होगी उसके लिए। तो टर्म प्रोहिबिट कभी होता है फॉरबिड, यानी मना कर देना। किसी के लिए मना कर देना? कि अगर कोई अथॉरिटी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का ऑर्डर दे देती है तो वो रोक दिया जाएगा। मैंडेमस से अलग है ये, कैसे है? which commands actions the writ of prohibition direct inaction। इसका मतलब क्या हुआ कि यार मैंडेमस जो था ना, वो था कि आप काम कर ही नहीं रहे हो या फिर अपना काम करने में फेल हो गए हो, तो था मैंडेमस।
लेकिन प्रोहिबिट किस चीज के लिए है कि भैया कुछ ज्यादा ही काम कर दिया आपने, अपनी अथॉरिटी से ज्यादा काम कर दिया, तो कौन सा इशू करेंगे? रिट प्रोहिबिट। तो ये दोनों में अंतर हो गया। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इश्यूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। थोड़ा ध्यान रखना है। पहला वाला किसके ऊपर था? ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने कौन सा बात की थी? मैंडेमस। वो सॉरी, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस किसके ऊपर था? हैबियस कॉर्पस इश्यू होता है प्राइवेट लोगों पर भी और पब्लिक लोगों पर भी। फिर हमने पढ़ा मैंडेमस। मैंडेमस इश्यू होता है पब्लिक बॉडीज पर, यानी गवर्नमेंट चीजों पर, है ना। फिर अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोहिबिट। प्रोहिबिट सिर्फ और सिर्फ किस पर होगा? जुडिशियल अथॉरिटी और क्वासी जुडिशियल, यानी जिनको ये अधिकार होता है जजमेंट देने का। तो अब जजमेंट वालों के ऊपर क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई कोर्ट या कोई लोअर कोर्ट या कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन वो अपने से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट डिसीजन दे दे। जैसे कि कोई लोअर कोर्ट किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अगेंस्ट जजमेंट दे दे कि यार ये तो गलत बोल रहा है। तो ये तो कुछ बड़ी बात हो गई ना, कि एक लोअर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट बोल दिया। तो तब पूछेंगे उससे, भैया रुको, तुम्हारा इतना मतलब इतनी औकात नहीं है। तो प्रोहिबिशन यूज होगा उस केस में, है ना। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है? जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। देखो, जुडिशियल उन्हें बोलते हैं जो जजमेंट दे सकते हैं और फाइन भी लगा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं किसी व्यक्ति को। क्वासी जुडिशियल में आता है कि वो हो सकता है कि सिर्फ फाइन लगा पाए, है ना, जेल में नहीं डाल सकते किसी को, या फिर जिनका सिर्फ एक तरीके से डिसीजन से एडवाइस होती है कि भाई ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो जिनके पास सारी अथॉरिटी ना हो डिसीजन के साथ, डिसीजन के बाद पनिशमेंट देने की भी, उन्हें बोलते हैं क्वासी जुडिशियल। और जो डिसीजन भी दे सकता हो, पनिशमेंट भी दे सकता हो, सारे काम कर सकता हो, उसे बोलते हैं जुडिशियल। तो इट कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज। अरे यार, एक सेकंड यार, थोड़ा सा नीचे चला गया। हाँ जी। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोहिबिशन की, ये है ना। देखिए, तो द टर्म, दो टर्म है प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है फॉरवर्ड मना कर देना, ठीक है। और ये किन किन के ऊपर होता है? जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। इट कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इनके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। और उसमें जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि किन किन ग्रुप्स के ऊपर वो वाली रेट इंप्लीमेंट होती है। तो थोड़ा ढंग से इसको याद कर लेना है कि किन के ऊपर ये रेट एप्लीकेबल नहीं है। अगला है सर्टियोरारी। सर्टियोरारी का मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी बताओ या फिर किसने इसको सर्टिफाई किया कि हाँ ये बात सही है। दूसरी चीज आती है कि किन के अगेंस्ट इश्यू हो सकती है। दिस रिट इज इश्यूड बाय अ हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। यानी कहने वाली बात यह हो गया कि ऊपर वाला कोर्ट होगा अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स को ये वाला रिट इशू कर सकता है, either to transfer a pending case to itself or to annul the order passed by the lower court। ये ऐसा भी कर सकता है कि लोअर कोर्ट के पास कोई डिसीजन आया हुआ है, उसका ये डिसीजन खुद दे दे हाई कोर्ट या ऊपर वाला कोर्ट, और बोले कि लाओ डिसीजन हम करेंगे। उस केस में भी ये वाली रेट इश्यू हो सकती है। इट इज इश्यूड व्हेन देयर इज एन एक्सेस और लैक ऑफ जुडिक्शन और व्हेन देयर इज एन एरर इन लॉ। ये कब होगा इश्यू? जब या तो बहुत ज्यादा केसेस हो या बहुत ज्यादा बर्डन हो, या फिर लग रहा है कि यार नहीं, इसके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, हम थोड़ा देखते हैं। और या फिर ये उम्मीद हो कि जजमेंट में गलती हो सकती है। क्या होता है जजमेंट में गलती? एरर इन लॉज। अनलाइक प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन से अलग है ये वाली बात। कैसे है? प्रोहिबिशन विच ओनली प्रिवेंट एक्शन। प्रोहिबिट क्या बोलता है कि ये वाला काम नहीं करोगे। सर्टियोरारी सर्व्स बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव रोल। कहने वाली बात ये हो गया कि देखो, प्रोहिबिशन में तो होता है उस चीज को करने से रोक दिया, लेकिन यहाँ पे वो काम करने से रोका भी जा सकता है और उसको ठीक करने के बारे में बताया। क्यूरेटिव यानी ठीक करना, क्योर करना, या फिर उसमें कुछ
इम्प्रूवमेंट है, कुछ चेंजेस है, वो सजेस्ट की जाते हैं कि हाँ भैया ये चेंजेस है, ये करके लेके आओ। तो यहाँ पे क्यूरेटिव रोल भी होता है इसका। इनिशियली certiorari could only be issued against judicial and quasi-judicial authorities। तो शुरुआत में certiorari सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के लिए इम्प्लीमेंट होती थी। However, in 1991, the Supreme Court ruled that certiorari could also be issued against administrative authorities, provided the matters affect individual rights. Similar to prohibition, certiorari can issued against legislative bodies और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका काम। ये हर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। कौन सा वाला? सर्टियोरारी, यानी टू बी इन्फॉर्म्ड, भैया बताओ कि कैसे क्या हो रहा है ना, उसे बोलते हैं सर्टियोरारी। नेक्स्ट है को वारंटो। को वारंटो का मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी किसकी परमिशन से, यानी किसके कहने पर, इसे बोलते हैं को वारंटो। इट इज अ रिट issued by a court to examine the legitimacy of an individual's claim to a public offices, thus preventing the illegal occupation of such an offices। अब ये क्या होता है, गवर्नमेंट में या फिर किसी भी अलग जगह पर, ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए काम या किसी भी व्यक्ति की पोजीशन के लिए उठेगा कि भैया बताओ किन किन पावर्स की वजह से आप ये वाला काम कर रहे हो। मान लो कोई व्यक्ति जाके डीएम की कुर्सी बैठ जाए, बोले मैं आके डीएम हूँ, तो उससे पूछेंगे भाई बताओ किसने तुम्हें परमिशन दी, कैसे तुम डीएम बने, तो उसे बोलते हैं को वारंटो। द रिट दिस रिट कैन ओनली बी इश्यूड इन केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिसेस ऑफ अ परमानेंट नेचर क्रिएटेड बाय लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन इज डज नॉट अप्लाई टू मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिसेस। कहने वाली बात हो गई कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफिस में, सरकारी दफ्तरों में ये लागू होता है, जहां पे सामने वाले व्यक्ति अपने वो परमानेंट बोल रहा हो कि देखो भाई ये तो हमारी पावर है। ये मंत्रियों के ऊपर और प्राइवेट ऑफिस में एप्लीकेबल नहीं है। अनलाइक अदर रिट्स, को वारंटो कैन बी फाइल्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरली बाय द पर्सन डायरेक्टली अग्रीव्ड। तो अगेन ये जो रिट है, हम जानते ही है रिट जो होती है वो कोई भी व्यक्ति लागू कर, मतलब अप्लाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, यानी फाइल कर सकता है। उसके लिए उस व्यक्ति का डायरेक्टली उससे प्रभावित होना जरूरी नहीं होता है। अग्रीमेंट मतलब जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति स्वयं उससे परेशान हो या उस चीज से मतलब गुजर रहा हो, वो व्यक्ति तब भी रिट इशू करवाने के लिए या रिट के लिए फाइल कर सकता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी उससे परेशान है तब भी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिट्स। इतनी ही रिट्स थी। इसके आगे फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो रिट थोड़ा आप पढ़िएगा, समझ में आई जैसे बताया अभी। पूनम, प्रभजोत, नीरू, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और 10:30 का टाइम ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, जगह लोगे? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, प्रभजोत, पूनम कंफर्टेबल है? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं फिर 10:30 पे, है ना। मैं मैसेज कर दूंगा, मैसेज आ जाए फिर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके देन, गुड नाइट। फॉर्म भर देना ओके सर। और अच्छे से पढ़ाई करो। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है इस साल पेपर देने के लिए, कोशिश करेंगे आपको 4 या 5 क्लासेस हर हफ्ते मिल जाए, ठीक है। ओके देन, गुड नाइट, ठीक है।